70 के दशक की वो माया नगरी मुंबई। सोचिए, एक ऐसा घर जहां उसूलों वाले हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर रहते थे। एक ऐसा इंसान जिसकी खाकी वर्दी पर जिंदगी भर रिश्वत का एक दाग तक नहीं लगा। लेकिन कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा होता है। उसी पुलिस वाले के घर में एक ऐसा नापाक मंसूबा पल रहा था जो आगे चल के देश का सबसे बड़ा नासूर बनने वाला था। ये कहानी है इब्राहिम के बेटे की, दाऊद इब्राहिम की। अब जरा इस खौफनाक विडंबना को देखिए। एक तरफ पिता की वो बेदाग वर्दी जो ईमानदारी की मिसाल थी, और दूसरी तरफ उनका अपना बेटा दाऊद। ये लड़का बचपन से ही बिल्कुल अलग मिट्टी का बना था। इसकी नजरें हमेशा उन अंडरवर्ल्ड के भाई लोगों पर टिकी रहती थीं, जो महंगी घड़ियां पहनते थे, इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमते थे। दाऊद की आंखों में बस एक ही भूख थी, अपराध की इस अंधेरी दुनिया का बेताज बादशाह बनने की। एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग और विपरीत दुनिया सांस ले रही थी। लेकिन दाऊद का यह सफर कोई रातों रात का करिश्मा नहीं था। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक और खौफनाक सीढ़ी थी। शुरुआत हुई डोंगरी की तंग गलियों में, वही छोटी मोटी हफ्ता वसूली और चोरियों से। फिर उसने अपना दूसरा कदम बढ़ाया और मुंबई के सबसे बड़े डॉन करीम लाला का गैंग ज्वाइन कर लिया। वहां उसका काम था स्मगल किए गए सोने और हथियारों को पुलिस की नजरों से बचाना। तीसरा कदम था सबसे खतरनाक, बगावत करके अपनी खुद की डी कंपनी बनाना। और फिर वो आखिरी कदम जिसने उसे एक लोकल गुंडे से इंटरनेशनल टेररिस्ट बना दिया। इस पूरी कहानी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। और वो टर्निंग पॉइंट था 2 लाख रुपए की एक फिरौती। हुआ यूं कि करीम लाला के भांजे आलमजेब ने एक कस्टम ऑफिसर को किडनैप किया। इस 2 लाख की भारी रकम को लाने का जिम्मा सौंपा गया 20 साल के नौजवान दाऊद को। पर जैसे ही ये पैसा दाऊद के हाथ लगा, उसके अंदर का शैतान पूरी तरह से जाग उठा। पैसों की इस भयंकर चमक ने उसे अपने ही ताकतवर बॉस के साथ गद्दारी करने पर मजबूर कर दिया। उसने इस रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुपचाप अपने पास ही छिपा लिया। जाहिर है, इस गद्दारी का नतीजा तो भयानक होना ही था। जब करीम लाला को इस चोरी की भनक लगी तो दाऊद को एक भरी महफिल में दर्जनों गैंगस्टर्स के सामने घसीट कर लाया गया और उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। अंडरवर्ल्ड की उस दुनिया में यह एक ऐसा अपमान था जिसे कोई भूल नहीं सकता। लेकिन मजे की बात देखिए, इस अपमान ने दाऊद को तोड़ा नहीं, उल्टा गैंग से धक्के मारकर निकाले जाने के बाद उसने एक खौफनाक कसम खा ली कि वो अब जिंदगी में कभी किसी के लिए काम नहीं करेगा। और बस यहीं से जन्म हुआ उस खूनी सिंडिकेट का जिसे आज पूरी दुनिया डी कंपनी के नाम से जानती है। और फिर आता है साल 1981। ये वो साल था जिसने दाऊद की कहानी में एक बेहद हिंसक मोड़ ला दिया। दाऊद और करीम लाला के पठान गैंग के बीच की वो पुरानी दुश्मनी अब एक रिश्ता हुआ नासूर बन चुकी थी। 1981 की एक रात, दादर का एक पेट्रोल पंप और चारों तरफ सन्नाटा। अचानक पठान गैंग की गाड़ियों ने दाऊद के बड़े भाई साबिर की कार को चारों तरफ से घेर लिया। बिना किसी वार्निंग के दनादन गोलियां बरसने लगी। इस एक क्रूर हमले ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक बिल्कुल नए और खूनी गैंग वॉर की शुरुआत कर दी। गोलियों से छलनी अपने सगे भाई साबिर की खून से लथपथ लाश देखकर दाऊद के भीतर जो थोड़ी बहुत इंसानियत बची भी थी ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। कहते हैं कि उस रात उसके अंदर का इंसान हमेशा के लिए मर गया। ये वो पल था जब एक मामूली स्मगलर पूरी तरह से एक क्रूर हत्यारे में तब्दील हो गया। उसने अपने भाई की लाश पर खड़े होकर यह खौफनाक कसम खाई कि अब मुंबई की सड़कों पर पठान गैंग का एक भी आदमी जिंदा सांस नहीं लेगा। यह सिर्फ एक बदला नहीं था, यह मुंबई पर अपने खूनी राज की एक भयानक शुरुआत थी। इस कसम का अंजाम दुनिया ने 6 सितंबर 1983 को देखा। एक ऐसा दिन जिसने पूरे भारत के अंडरवर्ल्ड की रूह कपा दी। दाऊद ने बदला लेने के लिए एक ऐसी साजिश रची जो किसी फिल्म की कहानी से भी ज्यादा खौफनाक थी। जब करीम लाला का भांजा अमीरजादा भारी पुलिस फोर्स के बीच सेशन कोर्ट में पेश हुआ, तभी डेविड परदेसी नाम के एक दुबले पतले लड़के ने भरे कोर्ट रूम में बिल्कुल जज के सामने अमीरजादा के सीने में दनादन गोलियां उतार दी। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह दाऊद का पुलिस सिस्टम और अपने दुश्मनों को एक रोंगटे खड़े कर देने वाला पैगाम था कि अब वो किसी से नहीं डरता। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। जो अराजकता 1981 में साबिर के मर्डर से शुरू हुई थी, वो 1983 के इस कोर्टरूम शूटआउट से होती हुई 1985 तक इस कदर बढ़ गई कि अब हमारा कानून भी बेबस नजर आने लगा था। दाऊद सिस्टम और पुलिस वालों को खरीदना इतनी अच्छी तरह सीख चुका था कि 1985 के आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बड़ी ही आसानी से देश छोड़कर दुबई फरार हो चुका था। उसने हमेशा खुद को कानून से एक कदम आगे रखा और यहीं से 1992 और 93 की उन भयानक घटनाओं की जमीन तैयार हुई। उस वक्त बहुत से लोगों को लगा था कि चलो दाऊद दुबई भाग गया, अब डी कंपनी का खेल खत्म। लेकिन असल में कहानी कुछ और ही थी। देश छोड़कर भागना दाऊद के लिए कोई हार नहीं थी, बल्कि ये तो उसके ऑपरेशंस के लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड साबित हुआ। मुंबई के एक लोकल स्ट्रीट लेवल गैंग को उसने दुबई में बैठकर एक ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेट स्टाइल बिजनेस में बदल दिया। मतलब उसने लेटेस्ट कम्युनिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया और अपने गैंग को बिल्कुल एक प्रोफेशनल मल्टीनेशनल कंपनी की तरह चलाना शुरू कर दिया। लेकिन इधर मुंबई की सड़कों पर क्या हो रहा था? दुबई से ऑपरेशंस तो चल रहे थे, लेकिन मुंबई ने एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बन गया था। दाऊद के जाते ही पहले रमा नायक और फिर अरुण गवली ने खुली बगावत कर दी। गवली ने अपनी दगड़ी चौल को किसी अभेद्य किले में तब्दील कर लिया और वहां खुलेआम अपने आदमियों को AK-47 की ट्रेनिंग देने लगा। ये दुश्मनी तब एक बेहद पर्सनल और खूनी स्तर पर पहुंच गई जब 1992 में गवली के शूटरों ने दाऊद के जीजा का ही कत्ल कर दिया। ये दाऊद के लिए एक सीधा चैलेंज था और वो इसे बर्दाश्त करने वाला तो बिल्कुल नहीं था। और इस चुनौती का जो जवाब दाऊद ने दिया वो बेहद भयानक था।
1992 में दाऊद के एक इशारे पर उसके शूटरों ने भारी पुलिस सुरक्षा वाले जेजे हॉस्पिटल पे धावा बोल दिया। जरा सोचिए, अस्पताल जहां लोग जान बचाने जाते हैं, वहां उन्होंने AK-47 राइफलों से 400 से ज्यादा राउंड फायर किए। मरीज, डॉक्टर सब खौफ के मारे पलंग के नीचे छिपे हुए थे। गवली के शूटर को उसी अस्पताल के बिस्तर पर गोलियों से छलनी कर दिया गया। ये 400 गोलियां कोई मामूली बात नहीं थी। ये दाऊद की उस क्रूरता का सीधा सबूत थी कि वो अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। खैर, अब तक हम सिर्फ इन खूनी गैंग वॉर की बात कर रहे थे, लेकिन अब हमारी इस चर्चा में एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल उठता है। एक साधारण सा स्मगलर और हफ्ता वसूलने वाला लोकल गुंडा अचानक भारत का सबसे बड़ा वांटेड आतंकवादी कैसे बन गया? ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये लोकल और खूनी गैंग वॉर सिर्फ पुलिस स्टेशन की फाइलों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि 1992 के बदलते हुए माहौल के साथ ये सीधा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गए। दरअसल 1992 के बाद भारत के हालात काफी तेजी से बदल रहे थे और इसी नाजुक मौके पर एंट्री होती है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की। ISI ने दाऊद की इसी लालच और ताकत की भूख को बहुत अच्छे से भांप लिया। उन्होंने उसे दुनिया भर में काले व्यापार की पूरी छूट और स्टेट लेवल की सुरक्षा का ऑफर दे दिया और इसके बदले में दाऊद ने अपने ही देश का सौदा कर लिया। ये अपनी जन्मभूमि के साथ उसका सबसे बड़ा और आखिरी विश्वासघात था, जिसने उसे एक अपराधी से सीधे एक एंटी नेशनल हथियार में बदल दिया। और उस गद्दारी का खौफनाक नतीजा हम सब जानते हैं। 12 मार्च 1993, मुंबई के इतिहास का वो काला दिन जिसे कोई कभी नहीं भुला सकता। इसी दिन मुंबई शहर में 12 सिलसिलेवार और बेहद सुनियोजित बम धमाके हुए। इन 12 धमाकों ने कुछ ही घंटों के अंदर इस दौड़ते भागते शहर को एक शमशान में तब्दील कर दिया। ये हमला सिर्फ कुछ इमारतों पर नहीं था, ये भारत की आत्मा पर सीधा वार था। और इस पूरी खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड कौन था? वही दाऊद इब्राहिम, जिसने विदेशी ताकतों की शह पर अपने ही शहर की सड़कों को खून से नहला दिया। इन 12 धमाकों की जो भयानक कीमत चुकानी पड़ी वो रूह कंपाने वाली है। 250 से भी ज्यादा बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई। और देखिए, ये 250 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन अनगिनत परिवारों का वो दर्द है जो उस दिन हमेशा के लिए उजड़ गए। इन धमाकों ने दाऊद के उस खौफनाक चेहरे पर आखिरी मोहर लगा दी। जो इंसान कल तक डोंगरी की गलियों में हफ्ता वसूली करता था, वो अब पूरी तरह से एक खूंखार इंटरनेशनल आतंकवादी बन चुका था। ये एक ऐसी भयानक सच्चाई है जिसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आज क्या स्थिति है। आज दाऊद का ये खूनी नेटवर्क सिर्फ मुंबई या भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये लंदन, स्विट्जरलैंड, दुबई और कराची तक फैल चुका है। इसका सालाना टर्नओवर 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने का अनुमान है। और इन सब के बावजूद वो पाकिस्तान की सेना और ISI की कड़ी सुरक्षा के बीच कराची के पॉश क्लिफ्टन इलाके में आराम से छिपा बैठा है। ये इस बात का एकदम जीता जागता सबूत है कि कैसे एक इतना बड़ा क्रिमिनल सिंडिकेट आज भी खुलेआम काम कर रहा है और फलता फूलता जा रहा है। हमारे इस आज के विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल खड़ा होता है। एक मामूली से चोर का बिना किसी रोक टोक के एक सुरक्षित ग्लोबल टेरर फाइनेंसर बन जाना आखिर इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम की किन कमजोरियों को उजागर करता है? ये सवाल अब सिर्फ दाऊद इब्राहिम का नहीं है, बल्कि ये हमारी ग्लोबल सिक्योरिटी और अंडरवर्ल्ड की इस लंबी परछाई का है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे जियोपॉलिटिकल स्वार्थ एक इतने बड़े अपराधी को न्याय से बचाकर रख सकते हैं। आज के इस दौर में अपराध के इस बदलते चेहरे को समझने के लिए इस सवाल पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।